गांधीनगर से दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र की कंपैरिजन किसी व्यक्ति से कहने से या मेरे कहने से नहीं होती। जो आंकड़े वास्तव में है उसी पे होती है। लेकिन उन आंकड़ों को प्रस्तुत करने का जो मार्केटिंग टेक्निक है, कुछ लोग उसमें माहिर है और उन्होंने पूरे देश को एक तरह से बहकावे में ला दिया और देश शायद बहक किया। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि सिर्फ गुजरात मॉडल की वजह से उनको सफलता मिली, क्योंकि जैसे ही मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया कि अपन ओपन खुले स्टेज पे और टेलीविजन पे हम गुजरात और महाराष्ट्र की विकास की तुलना करें, तो उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार नहीं किया और उसके बाद शायद गुजरात मॉडल की बात कम हो गई। इसका कारण ये है कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग अलग राज्य बने मई 1960 में, और आज के आंकड़े अगर देखें तो हर एक पैरामीटर में हम कई आगे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था गुजरात से कई ज़्यादा है। हमारा पर कैपिटा इनकम एक कोइंसिडेंस है कि आज पर कैपिटा इनकम में दो राज्य जो कांग्रेस रूल्ड राज्य है, हरियाणा और महाराष्ट्र, पहले और दूसरे क्रमांक पे है। गुजरात कहीं आसपास भी नहीं है। तो क्या कोई ये क्यों नहीं पूछता कि अगर महाराष्ट्र और गुजरात सारे पैरामीटर्स 1 मई 1960 एक थे, क्योंकि हम एक राज्य थे, और आज हम बाल मृत्यु की दर देखें, माता मृत्यु की दर देखें, हमारे टीचर्स की संख्या देखें, डॉक्टर्स की संख्या देखें, औद्योगिकरण की बात करें, वी आर नंबर 1 इन इंडस्ट्री, रोजगार की बात करें, हमने उत्पादन की बात करें तो हम आगे हैं। मेरे ख्याल उसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव के वक्त पे हम खूब घूमे, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी। गुजरात में लोगों को यह एहसास है कि वी आर नंबर 1, उनमें गर्व है। आप चलिए मेरे साथ मुंबई की सड़कों पे, आप चलिए मेरे साथ नागपुर में, आप चलिए मेरे साथ शोलापुर में, कहीं पर भी चलिए, लोग आहत हैं, परेशान हैं आपसे। एक जो सेंस ऑफ प्राइड है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हम गुजराती हैं, गुजराती अस्मित्व की जो बात करते हैं, लोगों को लगता है कि देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए। महाराष्ट्र में किसी को नहीं लगता। नहीं, देखिए ये तो आपका परसेप्शन, अगर आपका प्री कंसीव्ड आइडिया लेके जाएं तो शायद वो दिखेगा। लेकिन कौन सा पैरामीटर आपको चाहिए बताइए। एक मैं पहले बताना चाहूंगा कि खेती के बारे में, कृषि के बारे में, महाराष्ट्र में मात्र 18% जमीन सिंचित है। हमें नहीं दिया, निसर्ग का वरदान हमें नहीं है। उसकी तुलना अगर पंजाब से करें 98%, हरियाणा 90%, गुजरात 40%, और परचेसिंग पावर आती किसान की ताकत से। सूखे, अकाल, बाढ़, ओले, सब दिक्कतें 4 साल में आई, लेकिन हमने उसका ताकत से मुकाबला किया क्योंकि हमारे पास तो आर्थिक क्षमता है। और मैं समझता हूं कि एक मार्केटिंग तो रही, बहुत अच्छी रही। तो आप क्यों नहीं मार्केट, आप बार बार कहते हैं कि मोदी मार्केटिंग करते हैं, आप भी तो बाहर पढ़ के आए, आप भी अच्छे मार्केटिंग समझते हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे मार्केटिंग? मार्केटिंग की बात है कि दूसरा एक पैरामीटर देखिए, आज कितने गुजराती व्यक्ति महाराष्ट्र में रोजी रोटी के लिए आते हैं, कितने महाराष्ट्र गुजरात जाते हैं। दुनिया से लोग, देश से लोग, हमारे रूरल एरिया के लोग मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं रोजी रोटी कमाने, और कोई भी यहाँ पे भूखा नहीं रहता। क्यों? अगर गुजरात इतना समृद्ध राज्य, क्यों नहीं महाराष्ट्र के, मुंबई के लोग? अगर मार्केटिंग है तो आप क्यों नहीं मार्केटिंग कर पाते? करें मार्केटिंग। देखिए, बात यह है कि एक तो लोगों को एहसास होना चाहिए, और इसी एहसास के चलते राज्य की जनता ने 1995 से लेकर 99 तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का राज्य को परखा, उनको मौका दिया। लेकिन जब 4.5 साल का देखा शासन, तो उनको जो निकाल बाहर कर दिया, लगातार 15 साल के बाद सारी एंटी इनकम्बेंसी थियरीज अलग रही। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की, अभी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वो भी परे रह जाएगी। लोगों ने तुलना करने के बाद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का राज परखा, देखा, उसका अनुभव किया और उनको हटा दिया। और 15 साल से हमारे हाथ में 15 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। जी हाँ, हमने देखा 15 साल के बाद शीला दीक्षित का क्या हुआ। अगर हम लोकसभा के आंकड़े उठाते हैं और उसको असेंबली लीड्स में कन्वर्ट करते हैं, 240 सीटें हैं बीजेपी शिवसेना की आज की तारीख में। ठीक है, आपकी 40 सीटें हैं। मैं मानता हूं कि लोकसभा में जो हुआ उसका हमें भी एहसास नहीं था कि ऐसे होगा, लेकिन हुआ। लोगों की, देश की जनता शायद यूपीए पे नाराज थी, उन्होंने गुस्सा उतारा, लेकिन एक बार वो गुस्सा उतार चुके हैं। महाराष्ट्र में देखें, अगर आप जो हमारे स्थानिक इकाइयों के चुनाव हुए हैं पिछले 5 साल, शिवसेना, एनसीपी, शिवसेना और
भाजपा कहीं साथ में लड़े, हम एनसीपी के साथ कहीं साथ लड़े, अलग लगे। 5 साल लगातार जब तक मोदी फिनोमिना नहीं आया तब तक कांग्रेस और एनसीपी को 56% लोकल बॉडी सीट जीती, स्थानिक इकाइयों से, नगर पालिकाओं से, जिला परिषदों से, और शिवसेना और बीजेपी को मात्र 28%। लेकिन मार्केटिंग आखिरी वक्त पर जो हुआ, केंद्र सरकार की कुछ नीतियां, कुछ घटनाएं घटी, उसके बारे में लोगों को गुस्सा था और शायद उसका उन्होंने हमको सजा दी। सर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे मुंबई, उन्होंने वादा किया कि उनका टर्म खत्म होने से पहले वो मुंबई को शंघाई बना देंगे। आप तो गए हैं शंघाई आपने देखा नहीं, आप ही की सरकार ने कहा, आप उसको डिसमिस थोड़ी कर सकते। देखिए मैं था वहां पे। हाँ, तो शंघाई कहाँ, मुंबई कहाँ सर? आप तो उस वायदे में पूरी तरह फ्लॉप रहे। नहीं, देखिए बिल्कुल शंघाई की जो राजनीतिक व्यवस्था है और हमारी है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक यहाँ पे हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पिछले 5 साल में मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद पहले किसी भी 5 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट पहले शुरू हुए थे लेकिन उनको पूरा करना था। कितने प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, 40,000 लोगों को हटाना, कितने मंदिर, कितनी मस्जिद, कितने चर्चेस को हटाना, लोगों को साथ देना और लोगों को विश्वास देना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर हट भी रहे हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। मुझे बताइए कि देश में कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उदाहरण के तौर पर मैं लूंगा ईस्टर्न फ्रीवे। 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता था, आज 11 मिनट में वो तय हो रहा है। 18 किलोमीटर एक एक्सप्रेसवे बना दिया, आप मोनो रेल लीजिए, मेट्रो लीजिए। शंघाई कहाँ है, मुंबई कहाँ है? देखिए शंघाई की राजनीतिक व्यवस्था दीजिए यहाँ पे। तो मनमोहन सिंह को ये नहीं मालूम था कि शंघाई की उन्होंने व्यवस्था कहने का तरीका था कि हम उसको मॉडर्न बनाएंगे। कोई शंघाई का मतलब ये नहीं कि शंघाई की सड़कें और शंघाई के होटल यहाँ बनाएंगे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आप देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बहुत दिक्कतों के बाद, कई बातें पर्यावरण के, मुंबई के भूगोल विशिष्ट है। हम कोस्टल रोड बनाना चाहते थे पर अभी परमिशन नहीं मिली है। हम अब देखिए 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट तो इनॉग्रेट हो चुके हैं। 15,000 करोड़ के, मुंबई की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चालू है और 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ऑन द ड्राइंग बोर्ड से, वेटिंग फॉर अप्रूवल्स। जो हमारा मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो है, कुलाबा से लेकर बांद्रा सीप्स तक का, 13,000 करोड़ का जापान का लोन मिल चुका है। 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। हमारे सभी कुछ चीजें बड़ी है, बहुत है महाराष्ट्र, बिकॉज वी आर नंबर 1। लेट्स नॉट, नहीं पैसा बहुत है सर। देखिए इसकी बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी आके चैलेंज करे, हम अर्थव्यवस्था की तरह से, पर कैपिटा इनकम की लिहाज से, औद्योगिकरण के लिहाज से, हमारी कृषि में दिक्कतें हैं। सिंचन सिर्फ 18% है, लेकिन फिर भी हम नंबर 1 में रहेंगे। अब सवाल ये कि अगले 5 साल है, लेकिन एक चीज जहां पे महाराष्ट्र नंबर 1 है वो है करप्शन। ये सरकार याद रखी जाएगी। इरिगेशन से लेके, लैंड ग्रैबिंग से लेके, इतने स्कैम आप लोगों ने दिए। मतलब जहां एक तरफ यूपीए ने खूब सारे स्कैम दिल्ली में दिए, उतने ही या उससे ज्यादा स्कैम, जितना पैसा मिला वो सारा का सारा कांग्रेस एमपी, एमएलए, कांग्रेस और एनसीपी के नेता ले गए। देखिए एक मैं इसके लिए कॉमन फैक्टर जो बताऊंगा मैं, जो आप शायद उस पर अहमियत ना दें। घटनाएं घटी है, वाजपेयी सरकार के टाइम में घटी थी, शिवसेना के टाइम में घटी थी, शायद हमारे टाइम भी, यूपीए में भी यहाँ पे ज्यादा होंगी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये सोच थी कि इसको अगर कम करना है तो उसके पारदर्शिता लानी पड़ेगी। इसके लिए यूपीए सरकार ने सोच समझकर और इसका जो नुकसान होने की संभावना समझकर आरटीआई के कानून लाए। और मैं समझता हूं कि एक भी स्कैम जिसका आप उदाहरण दे रहे, अगर आरटीआई कानून नहीं होता तो उजागर नहीं होता। तो ये क्या अब लोग उसको हमारी चोरी पकड़ी गई, इसलिए पकड़ी गई क्योंकि हम चाहते थे पकड़ी जाए। नहीं, क्या बात हुई, आपने चोरी की ही क्यों? नहीं, देखिए ऐसी बात है, ये कहना कि कुछ नहीं होता, हुआ जरूर, उसकी सजा मिलनी चाहिए और सजा देने की हमने कोशिश। सजा भी दी कहाँ? अब फर्ज कीजिए इरिगेशन का उठा लीजिए, जिसमें आपके डिप्टी सीएम अक्यूज पाए गए, क्या हुआ उनके खिलाफ? एंड में आपने सब रफा दफा कर दिया। आपकी इमेज थी एक ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर, इसलिए भेजा गया आपको दिल्ली से। बिल्कुल। आपने कितने करप्ट नेताओं को जेल भेजा, बताइए मुख्यमंत्री साहब। देखिए ये प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है। कितने लोगों को, मिनिस्टर्स को हटाया। आज एक मंत्री हमारे जेल में आज भी है, और कितने मंत्री को जाना पड़ गया, और कितने मंत्री जो शिवसेना के कार्यकाल में मंत्री थे उनको हटना पड़ा करप्शन के चार्जेस पे। उसकी कंपैरिजन में नहीं कहना चाहिए कौन ज्यादा करप्ट था। देखिए हमको ये व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ आने के बाद अगर एक कुछ किया है तो मैंने पॉलिसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने की कोशिश की, जिसके चलते ये गलत चीजें हो रही थी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गलत चीजें नहीं हो रही थी, गलत चीजों को रोकने के लिए हमको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए। अब जैसे हाउसिंग सेक्टर लीजिए, महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां पे एक हाउसिंग रेगुलेटर हमने बनाया है,
ठीक है, दिक्कतें आई लेकिन हमने बनाया है। महाराष्ट्र पहला राज्य जहाँ पे बम्बई के कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता है कई दिनों से, लेकिन हमने कुछ निर्णय लिए, सिर्फ 2 निर्णय का उदाहरण दूंगा मैं। FSI बेचने का निर्णय लिया और उसके पैसे शिवसेना की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मिले। हमारी पब्लिक पॉलिसी, पार्किंग पॉलिसी में गलतियां थी, उसको सुधारा और उसमें प्रीमियम हमने लेना शुरू कर दिया और वो मुंबई कॉर्पोरेशन कर दिया। हर साल मुंबई कॉर्पोरेशन को कम से कम 3,000 करोड़ रुपए मेरे ये 1 और 2 फैसलों के कारण मिले। हमने ये देखा नहीं कि मुंबई की सरकार किसके हाथ में है, मुंबई कितने खड्डे हैं रस्तों में, लेकिन वास्तव है कि शिवसेना के हाथ में मुंबई की कॉर्पोरेशन है कई दिनों से, और मुंबई की जो मुंबई की कॉर्पोरेशन के लिए कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, जिसके कितना पैसा दबन नहीं स्कैम की गलती, इसके देखिए हमने उसके ऊपर SIT रखा, उसके ऊपर हमने कोर्ट में कुछ मामले चल रहे हैं, उसको जो गलतियां होंगी कॉन्ट्रैक्ट्स में, इरिगेशन में मैंने जैसे कहा कि आज महाराष्ट्र की पहली प्राथमिकता अगर कुछ होगी तो सिंचित भूमि को बढ़ाना है। अब हमारे पास ज्यादा 70,000 रुपए खर्च हो गए और आपकी जो लैंड अंडर इरिगेशन थी वो तो बढ़ी ही नहीं। तो वही इश्यू था, इसमें हमको पॉलिसी बदलनी थी। इसका ये मतलब पॉलिसी बदलने की आप बात करते हैं, मैं कहता हूं जिन लोगों ने देश का पैसा चोरी किया, सिंपल बात है, उनके खिलाफ देखिए आपके कहने से कुछ नहीं होता। अगर जो चोरी किए तो न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से ही उसको सजा होगी। लेकिन बात क्या थी, व्यवस्था में दोष ये था कि पॉलिटिकल प्रेशर से, कई बार कॉन्ट्रैक्टर के प्रेशर से, कई जगह स्थानिक परिस्थितियों के कारण कई सारे प्रोजेक्ट लिए गए जबकि पैसा नहीं था। आज हमारा इशू क्या है कि हमारे 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बिल्कुल पूरी टेंडर निकाल के पूरी व्यवस्था के साथ दिए गए। क्या इतने प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए थे? शायद नहीं, क्योंकि हमारा बजट 7-8 हज़ार करोड़ का है। अगर 8,000 करोड़ का बजट अगर आपका है तो 80,000 के प्रोजेक्ट ठीक शुरू करना ठीक था क्या? लेकिन इतना ज़्यादा पॉलिटिकल दबाव था कि सूखाग्रस्त इलाके में इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, गलती वहाँ हुई और उसको मीडिया ने उसको 80,000 करोड़ का स्कैम का नाम दिया। तो जो भी गलतियां हुई, इंडिविजुअल टेंडर्स, सैकड़ों टेंडर्स है और हर एक टेंडर में जहां गलती होगी वहां सजा होगी और वो चल रही है। जब आप भेजे गए दिल्ली से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में कहा कि ये आदमी फिट नहीं है सीएम बनने के, कहाँ जिसको भेज दिया, भला आदमी है, कहाँ ये मुंबई चलाएगा। आपको लगता है दिल्ली में ही बेहतर थे आप? कहाँ? नहीं, आप ये पूरी नहीं बात की आपने। अब लोग क्या कहते हैं पूछिए। जो लोग उस समय कहते थे कि गलत आदमी है, अब क्या कह रहे हैं? वो डिपेंड करता है आप किससे पूछते हो। आप पूछिए आप पूछिए, आप जिसको सुन के बात कर रहे थे। देखिए बात यह है कि एक जिम्मेदारी सौंपी गई और मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी सौंपी गई जबकि ऐसा लग रहा था कि पूरा महाराष्ट्र टूट रहा है, पूरे प्रशासन में गैर विश्वास, नेताओं में गैर विश्वास हो गया था और जनतांत्रिक व्यवस्था में ही विश्वास लोगों को उड़ने लगा था, एक सिनिसिज्म का वातावरण तैयार हो गया था। उसके बाद सारी परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी मेरे पर दी गई। हाँ, ये आवश्यकता कि मैंने महाराष्ट्र में पहले काम नहीं किया था तो उसके बारे में जरूर कहा गया कि भाई इनको महाराष्ट्र का अनुभव नहीं है, कैसे चला पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ही हमने विश्वास किया, जो कहीं भी किसी, चाहे अमेरिका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, आप अच्छे लोगों को लाइए, आप व्यवस्था बनाइए, सिस्टम्स चेंज करिए और सिस्टम्स अगर होंगे तो उसके अंदर अपने आप काम ठीक होगा। सिस्टम्स गलत होंगी, अगर एक स्ट्रक्चर, उसका निर्णय लेने की व्यवस्था, निर्णय लेकर स्ट्रक्चर गलत होगा तो गलतियां होंगी। चलिए आपसे मैं पूछता हूं, राजीव गांधी ने कहा कि 100 रुपए अगर हम देते हैं तो 85 रुपए उसमें से गायब हो जाते हैं। आज की तारीख में अगर 100 रुपए आपके पास आते हैं, आपके हिसाब से कितना पैसा सही से इस्तेमाल होता है और कितना करप्शन में चला जाता है? मैं सिर्फ मुंबई का उदाहरण दीजिए। मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुए, क्या हवा से गिर गए? यहाँ पे बीजेपी की ओर से आरोप किया जा रहा है कि इतने लाख। हमारा बजट कितना होता है? हमारा बजट जिसमें हम नई व्यवस्थाएं शुरू करते हैं, एक तो नॉन प्लान बजट होता है जिसमें सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ करप्शन, अगर 100 रुपए में आपके हिसाब से करप्शन का पैसा कितना आप हुए, ये प्रोजेक्ट खड़े कैसे हुए? अगर करप्शन होता, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो जो है उसके पकड़ने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट मुंबई में आज खुद आए। मुंबई आज क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नहीं किया होगा तो आप देखिए जाके। आज लोग पूरे राज्य से आते हैं मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए, मोनोरेल में सैर करने के लिए, मेट्रो के सफर करने के लिए। और ये हमने किया। एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट करना कितने मुश्किल होता है काम आप जानते हैं। मुंबई दिल्ली नहीं है। दिल्ली में जितनी मर्जी जमीन आपके पास है, आप किसी तरफ जाइए। मुंबई में जमीन की कमी है। हमारे यहाँ उसकी जो भूगोल है, एक नैरो स्ट्रिप है, CRZ के कानून है और इसके चलते मुंबई में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। क्रॉस कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल थी। अब
जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको पूछिए क्या उनका लाइफ आज बेटर नहीं बना है? ये कैसे बना? आप जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी कुछ गलत हो रहा है, मैं नहीं मानता कि मुंबई की जनता वो मानती है। आज हाउसिंग सेक्टर में लीजिए, मिल वर्कर्स की हमारी मिल बंद हो गई तो उनको घर देने का हमने वादा किया था। मैंने एक और बात की, जो प्रोजेक्ट 10-10 साल 15-15 साल स्टॉल्ड थे, स्टक थे, चाहे विदर्भा में हो, चाहे औरंगाबाद में हो, चाहे मुंबई में हो, उनको मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश। क्यों स्टक थे? क्योंकि आम राय नहीं हो रही थी, कोई एक दिक्कत आ रही थी, कोई कोर्ट का मामला था। एक एक मामले को हमने सुलझाया और मुझे बहुत एक आनंद है कि कई सारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट जो वादे हमने किए थे पहले, वो हमने पूरे किए और उसके लिए हमको पॉलिटिकल कॉन्शियस बनाना पड़ गया, जो हमने किया। सर, 15 अक्टूबर को बड़ा चुनाव है, कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव की अलाई होगा साथ? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1999 में जब कांग्रेस में 2 विभाजन हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस का जन्म हुआ, उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं राष्ट्रीय और राज्य तौर के, हमने अलायंस करके साथ में लड़े हैं। 5 चुनाव, 3 लोकसभा के, 2 विधानसभा के, और मैं समझता हूँ 6ठा विधानसभा का चुनाव भी हम साथ में लड़ेंगे। हर बार यही चर्चा होती है कि कितनी सीटें कौन लड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट होता है, और जैसे शिवसेना बीजेपी में भी एडजस्टमेंट हो रहा है, अभी भी उनका भी नहीं हुआ है, और आखिर में हम कर लेंगे कि कौन, और उसमें एक ही सूत्र होता है कि कौन सा क्षेत्र कौन लड़े अगर तो जीतने की ज्यादा संभावना नहीं, है। पर बहुत फर्क है। 2014 की कांग्रेस 2009 की कांग्रेस नहीं है। आपके घटक दल को भी, एलआई को भी इस बात का एहसास है कि पार्टी बहुत कमजोर पड़ चुकी है और इस वजह से लाजमी तौर पर वो आपसे एक्स्ट्रा सीट्स मांग रहे हैं। तो ये बातचीत चल रही है। इसमें अब मुद्दा ये है कि क्या साथ जाने से फायदा रहेगा या साथ न जाने से, अलग अलग जाने से फायदा रहेगा, तो जमीनी तौर पर चर्चा हो रही है और दोनों पार्टियों में चल रही है। दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क है कि अलग जाने से फायदा होगा, किसकी कौन सी खास बात है, किसकी नहीं है, किस पे कौन से आरोप है। तो इसलिए ये चर्चा भी दोनों दलों में हो रही है कि क्या साथ में जाने से और बाद में पोस्ट पोल अलायंस में साथ में आने से फायदा ज्यादा होगा या प्री पोल अलायंस करके फायदा होगा, जो कि हम अब तक करते आ रहे हैं। आपको चिंता है कि मोदी की जो सुनामी देश भर में दौड़ी, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो शिवसेना बीजेपी की नाव को पार लगा देगा चुनाव के तूफान? नहीं लगाएगा, क्योंकि ये सुनामी उस समय का जो शॉक का था वो खत्म हो चुका है। सुप्रिया सुले जी यहाँ पे आ गई हैं, आप लोगों की अलायंस में सीट शेयरिंग डील हुई नहीं, यहीं पे हम बैठा के करा देते हैं कुछ फाइनल। आप पंचायत आज तक के रहते रहते कोई डील भी हो जाए। मैं समझता हूँ कि जो आपने पूछा था कि मोदी का वेव खत्म हो गया, उनके नेता भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके नेता कौन कह रहे हैं? आप अब गलत मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अमित शाह ने बोला कि मोदी के वेव के भरोसे मत बैठिए, अपना यहाँ पर मैं समझता हूँ उद्धव जी ने भी कहा है, उनके नेताओं के, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ ये चुनाव महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र किसके हाथ सौंपना है, किसके पास अनुभवी नेतृत्व है, कि किसके पास एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, ये सब चीजें लोग देखेंगे जरूर। अभी मैं समझता हूँ कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने एक यूएस प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव लगा दिया। लोग चेहरा देखना चाहते हैं, कौन चलाएगा, कौन मेरा नेता होगा कल। अब मैं समझता हूँ कि दिक्कतें हैं। शिवसेना के नेता ने कहा कि शायद वो नहीं बनना चाहेंगे। अब बच्ची बात नहीं, अभी बोल के गए कि मैं देखता हूँ अपना चेहरा आईने में, मैं ही हूँ, मेरा ही चेहरा। मैंने जो अभी पढ़ा, बोल के गए, आपकी जगह बैठे थे अभी। मैं नहीं सुना उनकी बात, लेकिन जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं। आपको लगता है उद्धव ठाकरे अच्छे सीएम बनेंगे महाराष्ट्र के? अब मैं, देखिए, अब ये चुनाव के बारे में हम जब प्रचार में जाएंगे तो जरूर बोलेंगे, यहाँ पे मेरा बोलना ठीक नहीं है, उनको अनुभव नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जो 95 से लेकर 99 तक शिवसेना की सरकार थी, उसमें शायद इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन वो अनुभव महाराष्ट्र की जनता ने किया है। और दूसरा अनुभव, मुंबई कॉरपोरेशन जिस तरह से चल रही है, नागपुर कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, ये लोगों ने ये कॉरपोरेशन कैसे चलाई है, उससे लोग जरूर परखेंगे। सर, देखा जाए तो लग रहा है कि कांग्रेस एनसीपी बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। जिस तरह के आपने फैसले लिए, आपने मराठाओं को रिजर्वेशन की बात की, आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन की, माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात की, अब इसी तरह की स्ट्रेटेजी आपने उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन से पहले अपनाने की कोशिश की थी और वो बड़ी भारी पड़ी थी। अब बताइए, महाराष्ट्र में मराठा लोग को रिजर्वेशन की जरूरत है, आधे सीएम आपके मराठा कम्युनिटी से आते हैं। अब इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, आपको नहीं लगता कि देश ऊब गया है इस तरह की? देखिए, रिजर्वेशन देने के लिए कुछ कानूनी व्यवस्था है। अगर कोई सीएम बनता है या कोई मंत्री बनता है तो समाज की व्यवस्था सुधर गई, ऐसा मानना ये गलत होगा। इसलिए पूरी जांच के बाद
एक साल भर के बाद रिपोर्ट बनाई गई कि क्या ज़मीनी हालत क्या है, एजुकेशन में समाज का क्या हालत है, जॉब्स में कितनी हालत है, सरकारी नौकरियों में जो उच्च पद है उस पर क्या हालत है, सब देखने के बाद ये तय हुआ और हम पूरी तरह से रिपोर्ट बनाने के बाद हम गए लोगों के पास। मैं समझता हूँ कि आज महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है नेताओं के रूप से। और वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आप माने ना माने। नहीं, देखिए मैं समझता वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक के लिए नहीं किया गया क्योंकि करना जरूरी था। ये मांग थी लोगों की, जहां जहां लोगों की इसकी मांग है उसके मांग के चलते हमने उसकी पूरी जांच करके किसी पे अन्याय ना हो इस भावना से हमने आगे कुछ सवाल लेते हैं। कौन पूछना चाहेगा सवाल? जी, एक सेकंड, माइक आपके पास आ जाए फिर आप जरा आइडेंटिफाई करिए आप कौन। एक सेकंड, माइक आ जाए आपके पास फिर आप पूछिए सवाल। आप क्या करते हैं ये भी बता दीजिएगा, अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं तो ज़्यादा डिस्क्लोज करना जरूरी है। देखिए, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मेरा सीधा सवाल है आपको कि कांग्रेस कहती है कि बड़े फकर से कहती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन उन्होंने लाया, उसके पश्चात क्या 90% सिटीजन्स जो हैं खुश हैं ये आरटीआई को लेके? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो क्या आपके पास सिविल सोसाइटी में कोई एमिनेंट पर्सन नहीं है? तीसरी चीज, एक ही सवाल पूछिए, अभी तो मतलब फिर राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके अब ये आपके दो प्रश्न थे, उसके उत्तर दीजिए। आप आरटीआई एक्टिविस्ट से आप खुद बहते हैं, क्या आरटीआई कानून लाने से कुछ हालात में सुधार हुए हैं, बदल हुए कि नहीं? मेरा उत्तर होगा हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो भी गलत चीज़ें सामने आई है, अगर आरटीआई कानून नहीं होता तो नहीं आती। तो ये कहना कि लोग खुश नहीं है, तो क्या आप ऐसे एडवोकेट करेंगे कि आरटीआई कानून हम बंद किया जाए? बिल्कुल नहीं। आरटीआई कानून को और मजबूत करना पड़ेगा और उसमें जो गलत चीज़ें हो रही, कई जगह आप भी जानते हैं कि इसका गलत उपयोग भी हो रहा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। और जहाँ तक कि कमिश्नर्स को लगाने की बात है, देखिए 90% से ज़्यादा 95% इन्फॉर्मेशन जो सीधी दी जाती है। हम आरटीआई कमिश्नर्स की बात करते हैं उन 5% इन्फॉर्मेशन पीसेस के लिए जो नहीं दी जाती, चाहे नेशनल सिक्योरिटी के कारण हो या कुछ और कारण हो, और उसके लिए हमको अपील करना पड़ता है। तो सारा फोकस जो होता है कि कौन बनेगा आरटीआई कमिश्नर। अब कई जो एक्टिविस्ट थे वो लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतर गए। अल्टीमेटली इट्स अबाउट पावर। आपके जो जिसकी बात कर रहे हैं कि ये बहुत इमिनेंट पर्सन्स हैं, उनको कहिए क्यों, अगर जो हमने कानूनी तरीके से जो आरटीआई कमिश्नर बनाए क्या वो न्याय नहीं कर रहे? तो ये गलत आरोप है कि कौन लगा है। हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ है साहिल, आपसे पूछने जाते हैं सवाल। कल इलेक्शन अनाउंस हुआ है, पॉलिटिकल सवाल बनता है, आपसे पूछ रहे हैं। एक तो आपका नेता कौन होगा गठबंधन का इस बार के चुनाव में? नॉर्मली आपका फेस नहीं होता है कांग्रेस एनसीपी का, इस बार आप अब की बार होगा, अब की बार आपका फेस होगा। एक दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर क्या प्लान बनेंगे? महाराष्ट्र के चुनाव में क्या प्रचार में राहुल गांधी को झोंक दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा होगी कांग्रेस एनसीपी, कांग्रेस की खास करके विधानसभा चुनाव। तो क्या राहुल गांधी को आप किस तरीके से पेश करेंगे एज अ चीफ कैंपेनर, स्टार कैंपेनर, किस तरीके से पेश करेंगे? देखिए, हमारे चुनाव आयोग की व्यवस्था है कि 40 व्यक्तियों को स्टार कैंपेनर का दर्जा दिया जाता है। राहुल गांधी, सोनिया जी गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे स्टार कैंपेनर तो होंगे ही, और वो कौन सी जगह जाएंगे, कैसी सभा आयोजित करेंगे, कैंपेन कमेटी तय करेगी। लेकिन वो बिल्कुल युवाओं के लिए, अब ठीक है एक लोकसभा चुनाव में नतीजे कुछ गलत आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिबिल्ड कर रही है। पूरा यूथ कांग्रेस का संगठन है, नई तरीके से बनाया जा रहा है, और हम बिल्कुल उनका प्रचार में उपयोग करेंगे जहां वो उनके आने से फायदा होता है कि नुकसान? देखिए, हर एक नेता के आने से तो फायदा होता ही है, इसीलिए तो लाते हैं चुनाव। और देखिए, ये लोकसभा के चुनाव को किसी के साथ जोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको टीवी चैनल का समय बेचना है, करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो घटना घटी, हमें कुछ नहीं बेचना है सर, आपको टीवी चैनल भेजना है और कुछ नहीं बेचना। टीवी चैनल पे अगर आपको जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगी तब आपके रेटिंग्स नहीं बढ़ेंगी। लेकिन मैं सीरियसली मैं बताता जाऊँ कि देखिए, हमारे जो नेता हैं, हम पार्टी को रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नया नेतृत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है, कुछ गलतियाँ
हमारी हुई लोकसभा चुनाव के चलते उनको हम सुधार रहे हैं। एक नया मीडिया का युग आया है, ये पहला चुनाव है जिसमें सोशल मीडिया का इतना भारी मात्रा में उपयोग हुआ, जितना कि जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, देखिए प्रोडक्ट लॉन्च जैसे होता है उस तरह से व्यक्ति को लॉन्च किया गया। ठीक है, समझ गए। पर आप विदेश में पढ़े हैं, आपके कई सारे सहयोगी बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं। एक वडनगर का चाय बेचने वाला लड़का ये सब समझ लेता है टेक्निक, और आपकी सारी डिग्रियां उसके सामने फेल हो जाती हैं। अब देखिए, बिल्कुल मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये सारी अमेरिकन सलाहकार जो वहाँ से आए उनकी सलाह सुनी, क्योंकि सलाहकार तो हर एक के पास होते, लेकिन उनकी सलाह सुनना या नहीं सुनना पास भी आए थे, बड़ी बात होती है। उन्होंने सुनी और एक यूएस प्रेसिडेंशियल टाइप का इलेक्शन बना जो पहले था इस बार, अब सारे चौकन्ना हो गए हैं। अब पता नहीं, मैं देखता हूं कि युति का जो है, हमारी महायुति जो कह रहे हैं, उनका नेता किसका फेस प्रोजेक्ट करेंगे। अगर फेस प्रोजेक्ट करने का फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ दिल्ली में, तो क्या महाराष्ट्र में क्या वो फॉर्मूला छोड़ देंगे? में किसका फेस होगा, आपका कि अजीत पवार? नहीं, देखिए, हमारा अलायंस जब होगा, हो रहा है, तो हम अब ये फैसला करेंगे और सामने सही समय पे सामने ये फैसला आएगा। मतलब चुनाव से पहले जनता को कहेंगे कि अजीत पवार हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण की चुनाव के बाद? देखो, हमेशा चुनाव के दौरान कहते हैं, बाद में तो कहने का भी तरीका होता है। जैसे आजकल मैं समझता हूँ कि शिवसेना बीजेपी शायद किसी को प्रोजेक्ट करने से उनको दिक्कत आ रही है, हमारे को नहीं आएगी, हमें नहीं आएगी। तुषार गांधी साहब, एक सेकंड, मैं तय करूँ। मेरा नाम अनिल गलगली है। अरे नहीं ऐसे बात करें, मैं तय करूंगा ना कौन से। तुषार गांधी साहब को माइक। सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, पिछले सेशन में हमें सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए उस पर एक कमेंट करूँगा कि पिछले सेशन में हमने उद्धव ठाकरे जी का विजन स्टेटमेंट देखा और ये लगा कि जैसे उन्होंने अपने कॉरपोरेशन के चुनाव का ही विजन स्टेटमेंट हमको अब वापस दिखा दिया। आप भी जब बात करते हैं तो ज़्यादातर मुंबई की बातें होती है, तो प्रायोरिटी क्या होगी, रूरल महाराष्ट्र है या मुंबई इस इलेक्शन में? देखिए, हमारी प्रायोरिटी पूरा महाराष्ट्र है, और ये कहना, किसी का कहना कि हम महाराष्ट्र को पहला क्रमांक का राज्य बनाएंगे, दुर्भाग्य की बात है। वो जानते नहीं आंकड़े, महाराष्ट्र आज पहले क्रमांक का है। हमारी जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस है यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का है। अब हमारे कई इलाके ऐसे जो इतने ज़्यादा नहीं विकसित हुए, विशेषकर औद्योगिक दृष्टि से। हमें चैलेंज हमारे शिक्षा का दर्जा ऊपर उठाना है, हमको महाराष्ट्र में एक नॉलेज इकोनॉमी बनाना है। हम पहले क्रमांक पे है ही, मैं बिल्कुल आग्रहपूर्ण कहना चाहूँगा, हमें इससे आगे उठना है। हमारी तुलना कुछ देशों से होनी चाहिए। महाराष्ट्र से सिर्फ 11 देश बड़े हैं लोक संख्या में, हम किसी भी यूरोप के देश से हम बड़े हैं, तो हम क्यों अपने आप को सोचें कि हम गुजरात से हम क्यों कंपेयर करें, या अब किसी और के राज्य से? हमें तो कंपेयर करना चाहिए यूरोप के देशों से, क्योंकि हम किसी देश से हमारी आबादी कम नहीं है। और हमारा विजन ये है कि कैसे आखिरी आदमी तक हम मुफ्त दवाई पहुंचाएं, कैसे हम शिक्षा का दर्जा उठाएं और हर एक तक शिक्षा पहुंचे, चाहे आदिवासी पाड़े में रहने वाला हो या झोपड़पट्टी में रहने वाला, सबके तक हम अपॉर्चुनिटीज कैसे दें, और कैसे हम महाराष्ट्र को नॉलेज इकोनॉमी बनाएं। कि खेती के क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, हमारे मात्र 18% जमीन सिंचित है, पंजाब में 98% है, हरियाणा में 90% है। हमें अगर 50%, गुजरात में जो 40% भूमि सिंचित है, उतनी अगर महाराष्ट्र में भूमि सिंचित होती तो महाराष्ट्र पूरे देश को अनाज। आज भी हम हॉर्टिकल्चर में पहले हैं, दूध के उत्पाद में पहले हैं, चीनी के उत्पाद में पहले हैं, और हर एक स्थिति में आगे हैं। हमको एक मजबूत लोकाभिमुख प्रशासन देना है, पारदर्शक प्रशासन देना है, ताकि हर एक आदमी का उस पर विकास करने का मौका मिले। आज क्या बात है कि सारे लोग किसी और राज्य में नहीं जाते, महाराष्ट्र में आते हैं, क्योंकि यहाँ अवसर हम देते हैं। यहाँ का हमने जो पॉलिटी बनाई है, यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ का हमने मॉडल हमें आगे रखा है, उस मॉडल को लेकर यहाँ लोग आते हैं। और गुजरात ने जो पेश किया था 2002 में मॉडल, उसके चलते लोग नहीं जा रहे गुजरात। सवाल। Sir, I am Shailesh Temurnikar. I am from Quick Heal. My question to you is कि जितने सर्वेज आए हुए टीवी पे, उसमें दिखता है कि इन महाराष्ट्र बीजेपी सेना आगे रहेगी, और जब सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो आपका नाम आगे आता है। तो इसलिए दो सवाल है, वेदर ये सर्वेज गलत है या आपका जितना टाइम, जितने दिन आप सीएम थे यहाँ पे, उसमें आपका इमेज सिर्फ बढ़ते गया और आपके पार्टी का आगे साथ साथ में नहीं बढ़ा। देखिए, बात इमेज बढ़ाने की नहीं है,
बात है अच्छा प्रशासन देने की। राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। क्या मैंने अच्छा प्रशासन दिया है? क्या मैंने अच्छा प्रशासन दिया है? अगर अच्छा प्रशासन दिया है तो लोग चाहते हैं कि इसी तरह का प्रशासन रहे। और मैं समझता हूं कि भी अर्ली डेज हैं। जैसे आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम मात्र 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे थे और कांग्रेस पार्टी तो और भी कम कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे थी। अब वो संख्या बढ़ रही है। अगर सर्वे की बात देखिए हम, तो मैं सर्वे पे कितना विश्वास रखता हूं? मैं लोगों के मत पे डायरेक्टली विश्वास रखता हूं। लोगों तक डायरेक्टली पहुंचे तो लोग समझेंगे कौन किसके हाथ में महाराष्ट्र सौंपना चाहेंगे। सर पर एज अ सीएम फॉलो अप नहीं, क्योंकि वक्त हम लोगों का पूरा खत्म हो गया। वो लड़की पूछना चाह रही है, वो आखिरी सवाल होगा हमारा। जी, एक सेकंड, माइक आपके पास आ जाए फिर। सर मेरा सवाल ये है कि जो वोट बैंक की राजनीति है, कोई पार्टी कहती है कि मराठा रिजर्वेशन लाएंगे, कोई पार्टी कहती है कि कर्नाटक का एक हिस्सा ले आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि जो असली मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो गुजरात से डबल है, और दूसरा जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो कहीं फीका पड़ता है? ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स बिल्कुल गलत है, लेकिन न्याय देने की बात है उसमें। हर एक समाज का जो घटक है, जो हजारों साल से पीड़ित है, उसे हमने एक एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम से चलते हमारे संविधान में हमने कुछ ऐसी बातें रखी है कि उस घटक को ऊपर लाया जाए। राज्यों में भी ऐसी बात है। लेकिन जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, मैं क्षमा चाहूंगा, ये गलत बिल्कुल आंकड़े आपके हैं। हमारी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट किसी राज्य से ज़्यादा है। जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है, गुजरात से कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, तो क्या हमारे और रोजगार नहीं होगा? अब ये एक बात नहीं है। हमारे यहाँ जो अभी हाल ही में 15 दिन हुए, ऑटो सेक्टर में 11,500 का रियल इन्वेस्टमेंट आया है। और कौन सी कंपनियां? टाटा मोटर्स, वोक्सवैगन, महिंद्रा, बजाज, 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिर से दोबारा महाराष्ट्र में वो करना चाह रहे हैं। कुछ 2 महीने हुए 26,000 करोड़ के एमओयू हमने साइन किए। आप चाकन जाके देखिए, कुछ विदेशी कंपनियों से बात कीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं कॉर्निंग की बात करना चाहूंगा, जो ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। वो सुप्रिया जी के क्षेत्र में आए हैं, वो चाकन में उसके पास में उन्होंने फैक्ट्री लगाई है। 11 महीने में भूमि पूजन से लेके प्रोडक्शन कॉर्निंग फैक्ट्री ने किया। उन्होंने मुझे आके बताया कि देश किसी भी उनकी फैक्ट्री में, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, इतना रिकॉर्ड उनको कहीं दिखा नहीं। दे आर वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र, और रोजगार उससे बन रहे हैं उसको। चलिए मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। अब वोटरों को तय करना है कि आपको मार्क कितने देने हैं। मुझे विश्वास है वोटरों की पास होंगे या फेल 19 अक्टूबर को पता चलेगा। पंचायत आज तक में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।